नमस्ते। आप सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक यानी ग्रेड सेकंड भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, जीके वाले पार्ट की। और उसमें संसद की शक्ति यानी इंडिया पॉलिटी से क्या क्या सवाल बन सकते हैं आप लोगों के, वो मैं यहाँ बात कर रहा हूं। और सुपरफास्ट रिवीजन में 10 मिनट में बहुत कुछ हम पढ़ते जाते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे संसद की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के संदर्भ में आप लोगों से यहाँ बात करूंगा। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम। राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? एक बार आप मैसेज जरूर करें कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर और आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पीटीआई वाले विद्यार्थी जुड़े रहे, मस्त रहे आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं संसद की शक्तियां, और मुश्किल से 8-10 मिनट में आपको संसद की शक्तियां पढ़ाते हुए बाहर निकल जाऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग तीन अनुच्छेद ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 120 ये कहता है कि संसद में कार्रवाई में काम लेने वाली भाषा क्या है। तो संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, लेकिन सदन का मुखिया अगर अनुमति देता है तो किसी राज्य की भाषा में भी बोल सकता है कोई सदस्य। अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 122 आपको याद हो तो अनुच्छेद 121 ये कहता है कि जो न्यायपालिका की कार्य प्रणाली है, वो न्यायपालिका की जो कार्य प्रणाली है, उनके किए गए कर्तव्य है, उन कर्तव्यों की संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। यानी न्यायपालिका में, किसमें बेटा? न्यायपालिका में जो संसद द्वारा न्यायपालिका के जो कार्य है, उन कार्यों की यहां कोई चर्चा नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना, सिवाय उनको हटाने के प्रस्ताव आता है उसके बावजूद। 122 में कहा है कि संसद की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई को भाई सुपरफास्ट रिवीजन है तो उसी हिसाब से मैं स्पीड से लिख रहा हूं, कहीं मेरी राइटिंग चेक करने लग जाए। तो संसद की कार्रवाई की न्यायपालिका में कोई चर्चा नहीं होगी। न्यायपालिका की संसद नहीं करेगी, संसद की न्यायपालिका नहीं करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 121 न्यायपालिका की संसद, 122 संसद की न्यायपालिका। क्लियर? यहां तक कोई किसी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत हो मुझे बताइए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 118 है, वो ध्यान रखें, वो कुछ नियम निर्धारित करता है कार्रवाई के लिए। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहां पे ये प्रमुख शक्तियों की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास विधायी शक्ति आती है कानून निर्माण की। फटाफट स्पीड के साथ विधायी शक्ति आती है, विधायी शक्तियां कानून निर्माण की। संसद के पास कानून बनाने का आधार है वो संघ सूची पर है। संघ सूची के जो विषय है, उस पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर कानून विधानमंडल बनाता है, और संघ सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार। समवर्ती सूची है, उस पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 246 ये कहता है कि संसद है जो राज्य सूची है, राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बनाएगी। यानी रोक रही है, वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने से रोक रही है। अनुच्छेद 246 संसद कानून नहीं बनाएगी। लेकिन वहीं अनुच्छेद 249 ये कह रहा है, अगर राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, किसका घोषित कर दे? राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 में हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। मामला कोई 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों के मध्य का हो तो संसद कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उस समय संसद कानून बना सकती है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अनुच्छेद 246 रोकता है कि आप कानून नहीं बनाएंगे राज्य सूची के विषय पे। वही 249 कहता है बिल्कुल राज्य सूची के विषय को, अगर ध्यान रखें आप लोग, राज्य सूची के विषय को अगर राज्यसभा है वो राष्ट्रीय महत्व घोषित करे, संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपात के समय भी संसद कानून बना सकती है। अब विधेयक होते हैं, वो विधेयक हमारे कई प्रकार के होते हैं। वो विधेयक हमारे कई प्रकार के होते हैं। थोड़ा लाइटिंग की दिक्कत आई है, मेरी बात को गौर से सुनेंगे। तो विधेयक होते हैं, वो विधेयक हमारे कई प्रकार के होते हैं। हम लोग बात करेंगे साधारण विधेयक। जो साधारण विधेयक होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी रख सकते हैं। 3 वाचन होते हैं उसका। पहला वाचन की बात करेंगे तो पहले वाचन में नाम मात्र का चर्चा होती है, विधेयक को पेश किया जाता है, उद्देश्य बताया जाता है। दूसरे वाचन में
खंड खंड पर चर्चा होती है विधेयक पे कि भाई विधेयक पे क्या है क्या नहीं, प्रतियां बांट दी जाती हैं। विधेयक पे हो सकता है कि उसे प्रवर या संयुक्त समिति को सौंप दे, फिर उस पर खंड खंड पे चर्चा होती है और तीसरा वाचन होता है, वो फिर उसको पारित करने के लिए रखा जाता है। तीनों वाचनों से गुजरने के बाद सदन का मुखिया है वो प्रमाणित कर देगा। इसको प्रमाणित करने के बाद कहां भेजा जाएगा, ये दूसरे सदन में जाएगा। उसी कार्रवाई से जाने के बाद फिर अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर निर्णय ले सकते हैं, स्वीकृत दे सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं या वापिस पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो ध्यान रखना आप लोग, वो दोबारा राष्ट्रपति के पास जाएगा तो अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। इस बात का आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लाइटिंग की समस्या भाई, थोड़ा सा लाइटिंग थोड़ी कम आएगी, ठीक है, क्लियर। ये साधारण विधेयक होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि संयुक्त बैठक, अगर कोई विधेयक आप लोगों के एक सदन से दूसरे सदन में चले गया और दूसरे सदन ने उसे 6 माह तक पारित नहीं किया तो या तो वो खारिज हो जाएगा या राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन कभी भी संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित होना होता है दोनों सदनों से, और धन विधेयक के संबंध में पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास अधिक होती है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक उसे अपने पास रख सकती है, देरी कर सकती है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को? वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति यानी अनुच्छेद 112 में बजट होता है, अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति रखवाता है, वो ध्यान रखें। और धन विधेयक होता है वो राज्यसभा में रखा जाता है, और कोई धन विधेयक है या नहीं है उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो हस्ताक्षर करने के लिए क्या होंगे, ध्यान रखें, वो वापस नहीं लौटा सकते हैं। और धन विधेयक फिर लोकसभा रख के राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा केवल सहमति चाहिए, 14 दिन के भीतर दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को। तो इस बात की भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, देखिए कार्यपालिका से रिलेटेड संबंधित शक्तियों की बात करें तो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों का मतलब हो गया कि जो कार्यपालिका बनती है यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद बनती है वो लोकसभा के बहुमत के आधार पर बनती है। तो जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो वो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, ध्यान रखें, लोकसभा ही लाता है। इसके बाद संसद की निर्वाचन से संबंधित शक्तियां, भाई रिवीजन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सोच रहे हो बहुत तगड़ी डिटेल हो जाए, लाइटिंग नहीं, बिना लाइटिंग के पढ़ा रहा हूं क्योंकि लाइट दिक्कत हो रही है, मौसम खराब है। तो निर्वाचन संबंधी शक्तियां, संसद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, जबकि राज्यसभा है वो केवल उपसभापति का निर्वाचन करती है क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव है संसद के दोनों सदस्य करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें न्यायिक शक्तियां, तो न्यायिक शक्तियों में उनको अवमान्य की शक्तियों का उनका है, अगर उनके अवमान्य संबंधित अगर कोई अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल उनके पास में। इसके बाद न्यायिक शक्तियों में वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको हटा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है। थोड़ी सी क्लास और लंबी लेता, लेकिन मेरे हिसाब से एक आप लोगों का एक बेस क्लियर होना चाहिए, जो पढ़ चुके हैं उसका एक रिवीजन होना चाहिए, वो मैंने आपकी समक्ष रख दिया है। रिवीजन के तौर पे 10-10 मिनट लेके चलेंगे तो आप मनोरंजन के तौर पे तब भी आपको टाइम मिले इन क्लासों को देखेंगे, अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप आराम से तैयारी कीजिए। आज थोड़ी सी 10 मिनट और लेते, लेकिन क्या है थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत है इसलिए थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन क्लास तो कम से कम आपके पास जानी है। सुबह 9 बजे और दोपहर को 1 बजे 2 क्लास कंटिन्यू है। इसके अलावा 9:30 बजे क्लास मैराथन में आप उपस्थित हो रोज। तो थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों को राम राम।